नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टीजीटी राजनीति शास्त्र का प्रीवियस का पेपर जो 2003 में आया था उसे हल करेंगे फ्रेंड्स। तो इसे एक बार ज़रूर से आप लोग पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इन प्रश्नों का जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रीवियस ईयर्स का पेपर जो 2003 में आया था टीजीटी राजनीति शास्त्र का उसे। तो फ्रेंड्स, राजनीति शास्त्र का पहला प्रश्न हमारा था, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी थी? तो फ्रेंड्स, जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता था, इसका विचार हमारे गिलक्राइस्ट ने दिया था। कौन दिया था? गिलक्राइस्ट ने दिया था। यानी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? एक स्थान से शासन का न होना, केंद्र सत्ता ही सब कुछ न हो, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें, या एक ही केंद्रीय शासन। तो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें। ठीक है फ्रेंड, देखिए संघात्मक संविधान के जो प्रमुख लक्षण हैं वे हमारे कौन कौन से लक्षण हैं? लिखित कठोर सर्वोच्च संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, और जो है तीसरा हमारा केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें। तो हमारा केंद्र व राज्य की जो दोहरी सरकार है, ये राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? भारतीय नागरिकों के लिए हैं, उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए, या सरकार के लिए? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह हमारे सरकार के लिए हैं। ठीक है, किसके लिए है? सरकार के लिए है, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 4, ठीक है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके आपका, ठीक है, 51 तक क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो राज्यों की सरकारों के लिए निर्देश है। ठीक है, और सरकारों से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी नीति निर्देशों का पालन करेंगे। ठीक है, तो यह जो नीति निर्देश है वह राज्य की सरकारों के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं? प्रधानमंत्री, संसद, मंत्रिपरिषद, या राष्ट्रपति? तो फ्रेंड्स, संसदीय जो सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां होती हैं वह हमारी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? ठीक है, प्रथम भारतीय नागरिकता जो अधिनियम था संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1954, 1953, 1955, या 1952? तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा इसमें राइट आंसर 1955 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम भारतीय नागरिकता जो अधिनियम पारित किया गया था वह 1955 में, यानी थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया? जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था इसे कब हटा दिया गया? 41वें संविधान संशोधन में, या 42वें संविधान संशोधन में, या 44वें, या 47वें? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 44वें संशोधन के अंतर्गत हमारे जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया और इसे क्या बना दिया गया? एक विधिक, ठीक है, एक विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया मौलिक, जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था। यानी प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? राज्यसभा को है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को है, लोकसभा को है, या राष्ट्रपति को है? तो फ्रेंड, जो राज्य सूची के किसी भी विषय पर राष्ट्रीय हित का जो विषय घोषित करता है वह हमारा करता है कौन? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो 1 हो जाएगा, जो राज्यसभा करता है। ठीक है, अनुच्छेद 249 यह प्रबंध करता है फ्रेंड्स कि यदि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक हो तो राज्य सूची के किसी भी विषय, ठीक है, विषय के बाबत संघ अस्थायी विधान बना सकता है। ठीक है, कौन?
राज्यसभा। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया। ऑप्शन है 1954, 1967, 1955, 1976। तो फ्रेंड्स देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था फ्रेंड्स, तो ये हमारा किया गया था 1956 में किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन में 1956 तो नहीं है, लेकिन उससे जो उसके आसपास का जो मिलता जुलता ऑप्शन रहता है उसे हम लोग टिक मार देते हैं। तो देखिए 1956 नहीं है लेकिन 1955 है, तो इसको हम राइट आंसर मार देंगे, क्योंकि राइट तो ये भी नहीं है, लेकिन किसी एक को हमको टिक करना होगा, तो 1955 मार देंगे, क्योंकि गलत तो है सभी का, लेकिन किसी ने एक को हमको क्या करना होगा, टिक मारना होगा। तो हमारा जो मिलता जुलता उससे रहता है उसी को हम मार देते हैं, यानी 1955 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे हस्तांतरित किया जा सकता, वह कौन सा अधिकार है फ्रेंड्स। स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, या राजनैतिक अधिकार है, या सामाजिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 9। तो फ्रेंड्स वह हमारा जो अधिकार है वह हमारा अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार को क्या कर सकते हैं हम, उसे सहज ही प्राप्त करते हैं, लेकिन उसे वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार जो होता है फ्रेंड्स उसे हम लोग जीवन का अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन का अधिकार मानते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बहुत अच्छा प्रश्न, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। मंत्री मंडल सचिव, महान्यायवादी, महालेखाकार, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स संसद के सदस्यों में जो अतिरिक्त जो होते हैं निम्नलिखित वो भाग लेते हैं, वो हमारे महान्यायवादी भाग लेते हैं। ठीक है, यानी अटॉर्नी ऑफ जनरल जो होते हैं, वह भारत का जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वह संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन उसका वो सदस्य नहीं होता है। ठीक है, यानी इसका जो 2 ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ऑम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रशासनिक अभिकरण, लोकपाल, लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग, या सीबीआई। तो फ्रेंड्स ऑम्बुड्समैन की जो अवधारणा है यह हमारे लोकपाल लोकायुक्त से संबंधित है। ठीक है, यानी 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकपाल लोकायुक्त। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाला जो नेता था वह ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास रखता था। कौन था, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, या गोपाल कृष्ण गोखले। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण क्या थे, यह ब्रिटिश उदारवाद में क्या करते थे, विश्वास रखते थे, यानी 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है। ठीक है, गांधी जी की क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है, किस प्रकार की, साध्य साधन की पवित्रता, पंचशील, लोकतंत्री समाजवाद, या मजदूर आंदोलन। तो फ्रेंड्स गांधी जी के जो राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन थी वह क्या थे, वह हमारा साध्य साधन की पवित्रता, यानी जो पहला ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड गांधी जी मानते थे कि जैसा साध्य वैसा साधन। ठीक है, गांधी जी साध्य और साधन दोनों को ही पवित्र मानते थे, यानी एक ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 14, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने थे। किस सन में बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1918, 1916, 1912, या 1921। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा 2, 1916। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होम रूल लीग के सचिव बने थे 1916 में बने थे, यानी 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसा भारतीय आधुनिक चिंतक था जिसे आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। अरविंद घोष, आचार्य नरेंद्र देव, भीमराव रामजी अंबेडकर, रामास्वामी। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा भीमराव रामजी अंबेडकर को आधुनिक चिंतन को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है, यानी 3rd ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भीमराव रामजी अंबेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है यदि राज्य सरकार राजनीति के
निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है। फ्रेंड्स, राज्य सरकार यदि नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन नहीं करती है तो उसे कौन बाध्य कर सकता है उसे पालन करने के लिए? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मतदाता, संसद या विपक्ष। तो फ्रेंड्स, इसे बाध्य करा सकता है हमारे कौन? मतदाता। ठीक है, यानी कि हमारा 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि राज्य सरकार नीति निर्देशों के सिद्धांतों का पालन नहीं करती है तो मतदाता क्या कर सकता है? उसे बाध्य कर सकता है उसे नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करने के लिए, यानी 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा तत्व है जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं? ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन, सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, बेकारी जीवन यापन भत्ता या निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। तो प्रश्न नंबर 17 का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा जो है इसमें निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। फ्रेंड्स, 93वां जो संशोधन हुआ था उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है यह 4th वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा घोषित किया था? जो केंद्रीय वित्त मंत्री थे वह किस वर्ष ग्राम सभा को, ठीक है, वर्ष घोषित किया था? ठीक है, देखते हैं ऑप्शन 1996, 1997, 1998 या 1999। प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा यह हमारा वर्ष था 1998। ठीक है, इस वर्ष क्या किया गया था? ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था 1998 में, यानी 3rd ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है जाति प्रथा का तत्व है, जाति प्रथा का तत्व कौन सा है? चेतनाबोध, आधुनिकतावाद, राजनीतिकरण या संप्रदायवाद। तो प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जाति प्रथा का जो तत्व है वो हमारा चेतनाबोध कहलाता है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा चेतनाबोध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 20 नंबर का, भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? पृथकतावाद, अल्पसंख्यकों की स्थिति, पृथक राज्यों की मांग या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। तो प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का निर्माण। ठीक है, यानी 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 21, लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित कर की थी? लोकपाल और लोकायुक्त जो पद हमारे देश में हैं इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1958, 1960, 1965 या 1969। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 1965 हो जाएगा। 1965 में क्या किया गया था? लोकपाल और लोकायुक्त के पदों की स्थापना की गई थी, यानी 3rd ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1965। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रूसों के सामान्य इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? जनमत से है, अधिकतम लोगों के हित से, वह जो समस्त समुदाय के हित में हो या वह जो राजा के हित में हो? तो फ्रेंड्स, रूसों के जो सामान्य इच्छा का भाव था वह उसका यह कहलाता था कि वह जो समस्त समुदाय के हित में हो, यही रूसों की सामान्य इच्छा है। ठीक है, यानी कि 3rd ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। राज्य के कितने आवश्यक तत्व हैं? तो सभी लोगों को पता होगा कि जो राज्य के आवश्यक तत्व हैं वे हमारे कितने हैं फ्रेंड्स? तो वे हमारे 4 हैं। कितने? 4 हैं फ्रेंड्स, यानी 3rd ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हैं राज्य की आवश्यकता? तो जनसंख्या है, प्रदेश है, सरकार है और प्रभुसत्ता। सरकार की जगह कहीं कहीं आपको शासन देखने को भी मिल जाएगा, तो एक ही बात होती है। ठीक है, तो कितने राज्य के आवश्यक तत्व हैं? 4 हैं, यानी कि 3rd ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किस विचारक का है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कथन से संबंधित रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह किसने
कहा था? गार्नर ने, लास्की ने, या रूसो ने, या मैकाइवर ने? तो प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन जो है मैकाइवर महोदय का है। मैकाइवर ने कहा था रक्त संबंध से समाज और समाज से क्या हुई है? राज्य की उत्पत्ति हुई है। यानी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न 25 नंबर का हमारा है, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। संप्रभुता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा सबसे पहले किया गया? रूसो द्वारा, हॉब्स द्वारा, बोंदा द्वारा, या प्लेटो द्वारा? तो फ्रेंड जो संप्रभुता शब्द है यह हमारा बोंदा के द्वारा सबसे पहले परिभाषित किया गया था। ठीक है, देखिए बोंदा की जो सबसे महत्वपूर्ण बुक थी सर बुक ऑन द रिपब्लिक, इसमें क्या किया गया था कि संप्रभुता जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। यानी थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बोंदा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 26, यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप है। फ्रेंड्स कथन संबंधी मैंने लगभग 40 कथनों का मैंने पीडीएफ बना के आप लोगों को दे दिया है, तो वहाँ से अब जो पॉलिटिकल का कथन है उसे एक बार जरूर से पढ़ लीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास है पैरेटो, मेंटलैंड, हर्बर्ट डीन, या डेविड ह्यूम। तो फ्रेंड्स यह जो कथन है हमारा हर्बर्ट डीन महोदय का है। किसका? हर्बर्ट डीन महोदय का। हर्बर्ट डीन महोदय मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक हैं, वे एक दूसरे के क्या हैं? एक आदर्श के दो रूप हैं। यानी हर्बर्ट डीन का ये विचार था, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट डीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 27, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। किसके द्वारा? लोक कल्याणकारी राज्य के, या अनिवार्य सेवा राज्य, या लोकतांत्रिक राज्य, या आदर्शवादी राज्य? तो प्रश्न नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये लोक कल्याण राज्य के द्वारा माने जाते हैं, यानी कि लिए हैं। तो ये ऑप्शन एक जो है राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, राजनैतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? लेसस फेयर, यूटिलिटेरियनिज्म, या व्यक्तिवाद, या इंटरप्रेन्योरिज्म? ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा कहलाता है फ्रेंड्स व्यक्तिवाद। क्या कहलाता है? व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों का व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे। ठीक है, यह व्यक्तिवाद के अनुसार होता है, यानी थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? प्रजातंत्र का विरोधी, राज्य को साधन मानता है, समाजवाद का पोषक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का अग्रदूत है। तो प्रश्न नंबर जो 29 का राइट आंसर हो जाएगा फांसीवाद। देखिए हमारा क्या कहता है? प्रजातंत्र का विरोधी है। ठीक है, यानी एक ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा। किसके अनुसार? फांसीवाद, अराजकतावाद, आदर्शवाद, या समाजवाद? तो प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह हमारा हो जाएगा समाजवाद। ठीक है, समाजवाद के अनुसार क्या होता है? शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा। ठीक है, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी। किसके अनुसार? समाजवाद के अनुसार, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग है? संयुक्त जो राष्ट्र संघ है फ्रेंड्स उसके कितने मुख्य अंग हैं? 7 है, 5 हैं, 6 हैं, या 8 हैं? तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य अंग हमारे हैं वे 5 मुख्य अंग है। कितने? 5 हैं, यानी 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हैं? पहला महासभा है, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा न्याय परिषद, चौथा सचिवालय, और 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने कुल अंग है? 5 है, यानी 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 32, लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी थी?
तो फ्रेंड्स लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी थी? ऑप्शन देख लेते हैं, 35, 25, 15, 45। तो फ्रेंड्स लॉक ने लगभग 30 पुस्तकें लिखी थी, लगभग 30 पुस्तकें लिखी थी। तो ऑप्शन में 30 नहीं है, तो मैंने जैसे बताया कि उससे मिलता जुलता प्रश्न पे हम ट्रिक मार देते हैं, ठीक है। तो जो मिलता जुलता हमारा ऑप्शन 1 है 35, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा बहुत अच्छा प्रश्न, हाब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? बहुत अच्छा प्रश्न। हाब्स की ऐसी कौन सी पुस्तक थी जो उसे बहुत उसे विख्यात कर दिया था? डी कारा पोलिटिको, या डी स्यू, या लेवियाथन, या किसी ने भी नहीं। तो फ्रेंड्स हाब्स की जो लेवियाथन बुक थी उसे क्या किए थे? एकदम प्रसिद्ध कर दिया था, उसे अमर बना दिया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 का जो राइट आंसर है ये इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, लेवियाथन। देखिए लेवियाथन जो प्रकाशित हुई थी यह 1600 फ्रेंड्स 51 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। 1651 में लेवियाथन प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 करा है, जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किए? जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किया था? प्लेटो ने, अरस्तु ने, बेंथम ने, या रूसो ने? तो प्रश्न नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बेंथम, ठीक है। बेंथम ने क्या किया था? जेल सुधार के लिए क्या प्रस्तुत किया था? जेल सुधार के लिए राजनीतिक विचार दिया था। कौन सा विचार दिया था? उन्होंने देखिए एक गोलाकार कारावास के निर्माण का सुझाव दिया था। किसका? गोलाकार कारावास का निर्माण के लिए सुझाव दिया था। कौन? बेंथम महोदय ने, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जो बंदी गृह थे उनकी दुर्दशा बहुत खराब थी, ठीक है, इसलिए उन्होंने गोलाकार कारावास के निर्माण का सुझाव दिया था। कौन? बेंथम महोदय ने। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 35, मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना जाता है? तो फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं, मनु की जहां बात आएगी उसमें हमेशा भगवान से उनका कंपेयर करिएगा, तो ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ईश्वर के अधीन, प्रजा के अधीन, नैतिकता के अधीन, धर्म के अधीन। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया कि भगवान को मान लीजिएगा, यानी कि ईश्वर के अधीन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 36, किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है? कौन से ऐसे विचारक थे जिनके लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं थे? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया? प्रश्न नंबर 36। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे महात्मा गांधी थे, ठीक है। महात्मा गांधी के अनुसार जो था धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि वे कहते थे कि मेरी दृष्टि में क्या है, धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं है, धर्म के बिना राजनीति मौत का एक जाल है जो आत्मा की क्या है, हत्या कर देता है। ये महात्मा गांधी का मानना था, ठीक है, यानी 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचार के समर्थक कौन विद्वान हैं? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, कौन मानते हैं? प्रोफेसर जोड, डॉक्टर आशीर्वादी लाल, रूसो, या मिल? तो प्रश्न नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा यह हमारा रूसो का मानना था कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। कौन कहते थे? रूसो, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है 42वां 1978, 44वां 1984, 48वां 1976, 42वां 1976। तो प्रश्न नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। 42वां 1976 के अंतर्गत क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को संविधान, ठीक है, संविधान में क्या किया? उसे सम्मिलित कर दिया गया, ठीक है। 42वां 1976 के अंतर्गत जो संशोधन हुआ था, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? भारत में जो संघात्मक शासन प्रणाली है किस कारण से है? कार्यपालिका स्वतंत्र है, संविधान लिखित है, संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, या मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है? तो फ्रेंड्स जो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है उसका कारण यह है कि संविधान में संघ व राज्यों के जो मध्य शक्तियां हैं उनका वितरण किया गया है, ठीक है। राज्यों और संघ, ठीक है, क्या है, यानी जो संघ शासित राज्य हैं और राज्य जो हैं उनके अंदर जो शक्तियां हैं उनका अलग अलग महत्व है, तो यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है, संविधान के उद्देश्य का में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष
किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। संविधान के उद्देशिका में जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, किस संशोधन में? 1975, 1976, 1984, 1982। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 40। तो प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो प्रश्न नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1976। ठीक है, 1976 में क्या किया गया था कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष क्या किया गया था? संविधान के उद्देशिका में जोड़ा गया था। किस संशोधन में? जो 1976 में संशोधन हुआ था। 1976 में जो संशोधन हुआ था वह कौन सा संशोधन था? तो वह हमारा 42वां संशोधन था फ्रेंड्स। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 40 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है किसमें निहित होती है? मंत्रिमंडल में, विधानमंडल में, मुख्यमंत्री में या राज्यपाल में? तो फ्रेंड्स जो राज्य की कार्यपालिका होती है वह हमारी जो निहित होती है वह राज्यपाल में होती है। कहाँ पे होती है? राज्यपाल में निहित होती है, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है वह राज्य में निहित होती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 154 के तहत। ठीक है, 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका की शक्ति हमारी राज्यपाल में निहित होती है, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो शून्यकाल होता है हमारे संसद की कार्यवाही में वह क्या होता है? देखते हैं। समय जिसमें सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जाते हैं, या प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा के समय जिसमें कोई कार्यसूची नहीं निश्चित रहती? तो फ्रेंड्स यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे के समय जिसमें कोई कार्यसूची नहीं निश्चित होती है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी का मतलब यही शून्यकाल का अर्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स इस वीडियो का। देख लेते हैं आखिरी प्रश्न, संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर इसके प्रचलन का किसी रूप में निषेध कर दिया गया? तो फ्रेंड्स वह कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत संविधान, ठीक है, क्या किया गया? अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर दी गई। तो फ्रेंड्स वह देख लेते हैं धारा। हमारा ऑप्शन क्या कह दिया? 13, 17, 19 या 20। तो फ्रेंड्स वह जो हमारी धारा है वह 17वीं धारा है। 17वीं धारा के अंतर्गत क्या किया गया? अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर दी गई, यानी कि 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने देखा था पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर 2003 में जो आया हुआ था फ्रेंड्स, उसमें हमने 1 से 43 प्रश्न आए थे। तो उन प्रश्नों का हम लोगों ने विश्लेषणात्मक पूर्वक हम लोगों ने अध्ययन किया। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी ज़रूर से कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स इन प्रश्नों का आपको जो PDF है मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगली वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।